ऐसा देखा कि मेरी रोंगटे खड़े हो गए। बुजुर्ग किसी भी खानदान के लिए अहम होते हैं, लेकिन जब बुजुर्ग ही गलत रास्ते पर चल निकले तो फिर उस खानदान का क्या हाल होगा। मेरे दादाजी मेरे लिए एक आइडियल इंसान थे, लेकिन जब तक मैं उनकी सच्चाई नहीं जानता था, वह इस हद तक गिरे होंगे मुझे मालूम नहीं था। हमारा खानदान तो दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत करने के लिए जाना जाता है, लेकिन औरतों के साथ व्यवहार किया जाएगा ये मुझे मालूम नहीं था। मुझे लगता था कि मैं यह रोक लूंगा, लेकिन मैं भी मजबूर हो गया। हम एक पढ़े लिखे अच्छे खानदान हमारा जो था, इसलिए हम सब एक ही घर में रहते थे और कभी भी हमारे घर में किसी बात को लेकर झगड़ा नहीं हुआ था। घर के मालिक मेरे दादा थे। बड़े छोटे सभी उनकी बात मानते थे और उनकी इज्जत करते थे। वो भी सबसे बहुत प्यार करते थे, कभी किसी को डांटा नहीं करते थे। लेकिन इन सब को साथ हमारे खानदान में एक अजीब सी परंपरा थी, और वह ऐसा था कि उसे सुनकर अक्सर लोग अपनी बेटी देने से इनकार कर देते थे। इसलिए हमारे बड़ों ने अब इस परंपरा को मिटाना शुरू कर दिया। मैं बचपन से देखता आ रहा था कि हमारे घर में जिसकी शादी होती थी, जो भी लड़की दुल्हन बनकर हमारे घर आती, वह पहली रात दादाजी के कमरे में गुजरी। बचपन में तो मुझे इस चीज से कोई बिल्कुल समझ नहीं थी, लेकिन जैसे मेरे दिमाग में सवाल पैदा करने लगे। मैंने बहुत कोशिश की कि हकीकत जान सकूं, लेकिन पूरे घर में कोई भी इस पर बात करने को तैयार नहीं होता था, और यह सिलसिला सालों से चला आ रहा था। और हैरत की बात यह थी कि जो भी लड़की दादाजी के कमरे में रात गुजारती, वह 1 महीने के अंदर गर्भवती हो जाती। लेकिन मुझे ये बात बहुत अजीब लगता था और मैं बिल्कुल भी इसके साथ मेल नहीं था, और अपने सारे भाइयों में तीसरे नंबर पर था, और मेरे बड़े भाइयों की पत्नियों के साथ भी यही किए गया था। लेकिन उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा था, जिस पर मेरी उन सबसे बहुत बहस हुई, लेकिन कोई भी मेरे सवाल का जवाब नहीं देता था। और अब मुझे इस चीज का जवाब चाहिए था, क्योंकि घर में मेरी शादी की बात चल रही थी और मैं जानता था कि मेरे साथ भी यही सब होगा, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता था। इसलिए शादी के दिन मैंने अपने बड़े भाइयों को कह दिया कि मैं अपनी पत्नी को दादाजी के कमरे में नहीं छोड़ूंगा, और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता अपने कमरे में चला गया। मुझे लगा कि इसके बाद दादाजी का व्यवहार बदल जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। उनका व्यवहार नॉर्मल ही था। लेकिन हमारी शादी को 2 साल हो गए थे और अभी तक बच्चे की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर के पास गए तो सभी टेस्ट सही थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मेरे भाई मुझे अक्सर कहते थे, तुमने गलत किया, अब सारी जिंदगी बच्चे के लिए तरसोगे। लेकिन मुझे उनकी बात सुनकर गुस्सा आता था कि मैं बच्चे के लिए गलत कैसे बन जाऊं। कैसे मैं अपने हाथों से अपनी पत्नी को किसी दूसरे कमरे में भेजूं, भले ही वो मेरे दादा ही क्यों ना हो। लेकिन मेरी पत्नी के लिए गैर ही थे, और मैं कभी इतना बेरगत नहीं हो सकता था। मैं अपनी पत्नी को अपने हाथों से अपने पास भेज दूं। दूसरी पत्नी को यह परंपरा बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसको अजीब लगता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, लोगों की बातें हमें डिप्रेशन में डालती जा रही थी, क्योंकि हमारे खानदान में सबके बच्चे थे, सिर्फ हम ही थे जो इतने सालों से बच्चे नहीं किए, और अभी दूर दूर तक कोई उम्मीद भी नहीं थी। मेरी पत्नी अब खोई गुमसुम रहने लगी। शायद वो डिप्रेशन में आ गई थी। वो चिड़चिड़ी सी हो गई थी, और एक दिन उसने खुद कहा कि मुझे दादाजी के कमरे में भेज दे। मैं तो उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसने कहा कि हम हमेशा बिना बच्चे के नहीं रह सकते, इसलिए आपको यह तो करना ही पड़ेगा। मैं उसकी बात से बिल्कुल भी हाँ नहीं हुआ। मैंने उसे डांट कर चुप करा दिया। अगर बच्चे होना होगा तो भगवान हमें दे देगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी जिद बढ़ती जा रही थी। कोई उम्मीद नजर न आने की वजह से मैं ही अंदर कायल होता जा रहा था। जब बाकी सब ने अपनी बीवियों को टाइम दे दिया और शादी की पहली रात ही दादाजी के कमरे में भेज दिया, यहाँ तक कि मेरी माँ और बड़ी मम्मी, मेरी छोटी मम्मी तक एक एक रात दादाजी के पास गुजर चुकी थी,
तो मेरी बीवी ने भी अगर गुजार ली तो क्या हो जाएगा। आखिरकार मजबूर होकर एक दिन मैंने दादाजी से कहा, आज मैं रात अपनी पत्नी को आपके कमरे में छोड़कर जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, और उसके बाद वो कुछ भी ना बोले। रात हुई तो मैंने सोच लिया कि अब पहले ही जाकर कमरे में छुप जाऊंगा और देखूंगा। लेकिन उसी रात मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा। क्योंकि मैं बात कर चुका था, इसलिए उस रात को मेरी पत्नी दादाजी के कमरे में गई थी। दूसरे दिन जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी अपने कमरे में थी। मैंने उससे फौरन पूछा कि रात में क्या हुआ। उसने कहा कि मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है क्या हुआ, क्योंकि मैं जब दादाजी के कमरे में गई तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। उसके बाद कुछ अजीब, पत्नी के सामने ये जाहिर नहीं होने दिया था, क्योंकि इससे उसकी खुशी खराब हो सकती है। मैंने सोच लिया कि मैं बच्चे के पैदा होने के बाद डीएनए टेस्ट करवाऊंगा, फिर उसकी रिपोर्ट के साथ दादाजी के सवाल करूंगा। वो वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब मैं अपने बच्चे की खुशी महसूस करके खुश होने लगा तो वह एक रात दिमाग में आ गया था। मैं ठीक तरह से खुश हो पा रहा था और ना परेशान। किसी तरह वो वक्त खत्म हुआ और मुझे भगवान ने चाँद जैसा बेटा दिया। ये खुशी इतने सालों बाद मिली थी, इसलिए सभी के बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत ज़्यादा शायद मेरे दादा खुश थे, क्योंकि अपने पूरे बच्चों में उन्होंने सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार था और मेरी बच्चे की खुशी शायद उन्हें सबसे ज़्यादा थी। मेरी आंखों में सबकी पट्टी बंधी हुई थी, उनकी खुशी से सबकी निगाह से देख रहा था। जब हमारा सारा खानदान खुशियाँ मनाकर चले गए तो एक दिन मैंने चुपके से बच्चे को उठाया और निकाल गया। मेरी पत्नी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने कहा बाहर घुमा कर लाता हूँ, और बच्चे को हॉस्पिटल ले गया और जाकर अपना और अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात जरूर थी कि बच्चा मेरा नहीं है, और यही चीज़ मुझे दिल से खुशी नहीं दे रही थी और मुझे टेस्ट करवाना पड़ा, जिसका रिपोर्ट 3 दिन बाद आना था। वो 3 दिन मैंने कैसे गुजारे वो मैं ही जानता हूँ। जिस दिन रिपोर्ट मिलने वाला था उस सुबह ही मेरे दिल में बुरा हाल हो रहा था। एक बार एक सवाल मेरे दिमाग में पूरी तरह घूम रहा था, अगर ये बच्चा मेरा नाम हुआ तो किसी मुँह को अपना बच्चा स्कूल करूँगा और दादाजी से क्या सवाल करूँगा, जबकि मैं खुद अपनी पत्नी को उनके कमरे में छोड़ आया था। मैं रिपोर्ट लेने गया तो रिपोर्ट पकड़ते हुए मेरा बीपी हाई कर गया, शायद बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से। मैं हॉस्पिटल में था, इसलिए फ़ौरन मुझे इमरजेंसी में ले गया। डॉक्टर घर बताना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। अगर वो ये सब आए तो टेस्ट का राज भी खुल जाएगा। मैं रिपोर्ट लेकर घर आ गया। मुझसे हिम्मत नहीं थी कि मैं खोल कर देखूं कि उसमें क्या है। टेस्ट तो मैंने करवा लिया था, लेकिन अब खोल कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी और खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि मैंने बाकी सब की तरह जो है जैसा है उसकी बुनियाद पर फैसला क्यों नहीं कर लिया। मैंने क्यों इन सारे चक्कर में पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि किसी न किसी दिमाग पर बहुत दूर तक हो जाता है, शायद मेरे साथ ही यही हुआ था। वह भी रिपोर्ट लेकर घर तो आ गया था, लेकिन 4 घंटे गुजरने के बाद मैं अंदर ही अंदर हिम्मत पैदा न कर सका कि मैं इस रिपोर्ट को खोल कर देखूं, और आखिरकार मैंने उसे उठाकर अपने ऑफिस के टेबल पर रख दिया। सुबह ऑफिस जाकर देखूंगा, लेकिन शायद भगवान को मंजूर नहीं था मैं इस राज पर से पर्दा उठा सकूं, इसलिए 1-2 दिन काम में इतना बिजी था कि मेरा ध्यान रिपोर्ट की तरफ से हट गया। और जब मैंने दोबारा इस रिपोर्ट को ढूंढा तो मुझे नहीं मिली, शायद कागजात में कहीं आगे पीछे हो गई। मैंने पूरा ऑफिस छान मारा, लेकिन वह रिपोर्ट मुझे नहीं मिली। मुझे समझ में आ गया था भगवान भी नहीं चाहते हैं कि मैं इस राज से पर्दा उठा दूं, इसलिए मैंने जो जैसा ही बुनियाद पर अपने बच्चे को कबूल कर लिया। इस सिलसिले में 2 साल और गुजर गए और मेरी पत्नी एक बार फिर गर्भवती हो गई, और वही दोबारा मेरे दिमाग में घूमने लगा कि इस बार मैं अपनी पत्नी को दादाजी के कमरे में नहीं भेजा था, तो फिर भी वह कैसे प्रेग्नेंट हो गई। क्या वो मेरे पत्नी ने मेरे साथ धोखा दिया। वह खुद ही छुपकर दादाजी के कमरे में चली गई थी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता था। मेरी पत्नी बहुत अच्छी औरत थी,
कभी कोई मुझसे बिना पूछे काम नहीं करती थी। एक बार फिर वह मेरे बात दिमाग में घूमने लगा। अब मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया था, मैं उसको दोबारा ले जाकर डीएनए टेस्ट करवा सकता था। इसलिए अपने बड़े बेटे के साथ लेकर मैं लेबोरेटरी चला गया। इस बार मैं इमरजेंसी के तौर पर रिपोर्ट निकलवाई और बड़े खड़े खड़े रिपोर्ट देखी। और रिपोर्ट देखकर मुझे झटका लगा, क्योंकि रिपोर्ट पॉजिटिव था, यानी वो बच्चा मेरा ही था। मेरा दिमाग झटके खाने लगा, क्योंकि अगर ये बच्चा मेरा ही था तो 2 साल तक क्यों नहीं हुआ, और सिर्फ एक दिन दादा के कमरे में रहने के बाद भगवान ने मुझे ये बच्चा दे दिया। लेकिन मेरा दिल टेंशन फ्री हो चुका था कि वो मेरा बच्चा ही है। इसलिए मैंने अपने आसपास ध्यान करना शुरू किया कि मेरे सारे भाइयों के 2-3 बच्चे हैं, लेकिन सबकी बीवियों ने सिर्फ एक रात दादाजी के कमरे में गुजारी। इसका मतलब है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत है। अगर वो गलत है, फिर दादाजी के कमरे में रात को जाना क्यों जरूरी है? वहाँ ऐसा क्या होता है कि दादा के कमरे में दुल्हन को बेहोश कर देते हैं? ये राज जानना अब मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि मेरा सबसे छोटा भाई जवान था और उसकी शादी के बारे में सोचा जा रहा था। अब उसकी पत्नी के साथ फिर वही सब होना जो मैं नहीं चाहता था। इसलिए मुझे इस राज को जानना था, लेकिन कैसे, ये मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं जब भी इस बारे में सवाल करता था दादाजी चुप करवा देते थे और हमेशा एक ही बात कहते थे कि बेटा मुश्किल वक्त गुजर चुका है। अब उनकी बात सुनकर खामोश हो जाता कि वो शायद वो मेरे बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, कि भगवान ने मुझे बेटा दे दिया, लेकिन कभी समझ न सका कि वो किस मुश्किल वक्त की बात कर रहे हैं। और फिर इस बात को भी 1 साल गुजर गया और मेरे भाई की शादी आ गई। अब मैंने सोचा कि दोबारा इसके साथ वही होगा, लेकिन मुझे कमरे में रहना था। मुझे मालूम था कि दादाजी पहली रात दुल्हन के साथ क्या करते हैं, इसलिए शादी के दिन मैंने बहाना किया कि मेरा एक दोस्त बीमार है और मुझे इमरजेंसी में वहाँ जाना पड़ेगा। अब सारी फैमिली बैठी हुई थी, तो मैंने उनके सामने उठा और बाहर निकल गया। सामने यानी यही समझा कि मैं अपने दोस्त के घर तरफ चला गया हूँ, लेकिन मैं पिछले दरवाजे से खिड़की के रास्ते दादा जी के कमरे में घुस गया। वो कमरे में नहीं थे, मैं उनके कमरे में छुप गया। अब मुझे इंतजार था कि अब कब दादाजी अपने नई दुल्हन कमरे में आएंगे। कुछ देर के बाद दादाजी कमरे में आए, लेकिन अभी दुल्हन नहीं आई थी और उसके सामने आने तक मुझे धैर्य और शांति इंतजार करना था, क्योंकि इतने सालों के राज के ऊपर से पर्दा उठाने जा रहा था। मुझे बाहर से बहस की आवाज़ें आ रही थी। ये वही बहस है जो हर दुल्हन घर के आने के बाद होती है, क्योंकि शादी के दिन दुल्हन अपने दूल्हा की सजाई जाती है। जब ये उसे पहली रात किसी दूसरे आदमी के साथ जाने को कहा जाता है, तो यकीनन उसके लिए बर्दाश्त से बाहर होता है। और ये ड्रामा मैं कई सालों से देखता आ रहा था, इसलिए खामोश हो गया। और आखिरकार वही हुआ जो सबके साथ हुआ था। थोड़ी देर बाद दुल्हन कमरे में आ गई। दुल्हन जैसे ही कमरे में आई, दादाजी उठकर वॉशरूम में चले गए। मुझे दुल्हन को देखकर उस पर तरस आ रहा था। वो घबराई हुई थी। थोड़ी देर बाद दादाजी बाहर आए और उन्होंने आकर दुल्हन के सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। और बात करने के साथ ही दादाजी जेब से हाथ निकाले। उनके साथ में रुमाल था। उन्होंने उसकी नाक पर रख दिया। 1 मिनट के अंदर वो दुल्हन बेहोश हो गई। यहाँ तक कि वो मुझे पहले से मालूम था। मुझे इंतजार था कि अब दादाजी क्या करते हैं। उन्होंने दुल्हन को आराम से बिस्तर पर लिटाया और उसके ऊपर कंबल डाल दिया। लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा, उसने मेरे पाँव के नीचे ज़मीन निकाल दी। मैं सारी रात कमरे में बैठा रहा, बड़ी मुश्किल से वक्त निकाला। सुबह के करीब जब दादाजी की आंख लगी तो मैं खामोशी से खिड़की के रास्ते बाहर निकल आया। लेकिन जो कुछ मैंने देखा, उसके बाद दादाजी सवाल करना तो बनता था। जिन्होंने मालूम होगा कि मैं उनका राज जान चुका हूँ। इसके बार बार सोचता था कि ऐसी क्या बात थी दादाजी को ये सब करना पड़ा। मैंने बहुत बार बातों को बातों में पूछने की कोशिश की, लेकिन हमेशा दादाजी बात टाल देते। लेकिन इस बार दुल्हन को 2 माह गुजरने के बाद भी बच्चे न हुए। अब तो सब कुछ परेशान हो गया। ऐसा क्यों है?
लेकिन सभी ने इंतजार किया कि भगवान की तरफ से देर हो सकती है। दादाजी ने कहा कि मुझे लगता है कि ये राज कोई और भी जान चुका है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तो दादाजी ने कहा कि इस घर में कोई इंसान ये राज जान चुका है। अगर ये बात किसी और को मालूम ना होती, अब तक ये बच्ची गर्भवती हो चुकी होती। यह सुनकर मुझे अजीब लगा कि दादाजी को कैसे मालूम हो गया कि ये राज कोई दूसरा भी जान गया है। लेकिन मैं खामोश रहा और मैंने बिल्कुल भी बात नहीं की। कुछ महीने गुजर तो दादाजी बीमार रहने लगे। एक दिन उन्होंने हम सबको बुलाया और कहा कि मुझे सच सच बता दो, तुम लोगों में से कौन से इस राज को जान चुका है? पहली रात दुल्हन मेरे कमरे में क्यों आती है? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाऊंगा, और जो आदमी राज को जान चुका है मैं उससे कोई बात करना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि सवाल करने का यही वक्त है। मैंने कहा, दादाजी मैं जानता हूँ। दादाजी ने कहा कि बाकी सब जाएं, तुम मेरे पास बैठो। मैंने सबके सामने जाने के बाद दरवाज़ा बंद किया तो दादाजी ने पूछा कि सबसे पहले ये बताओ कि तुम ये राज कैसे जानते हो? मैंने उनको सच्चाई बता दी कि मैंने छुपकर सब कुछ देखा। उन्होंने कहा कि तुम इस राज को जान चुके हो तो अभी ये राज तुम्हारे पास एक अमानत है। तुम्हारे पापा, बड़े पापा, चाचा, भाइयों में से कोई भी इस राज को नहीं जानता था। तुम मेरे मरने के बाद ये राज सब घर वालों को इकट्ठा करके बता देना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सबके दिलों में मेरे खिलाफ कुछ न कुछ गलत मौजूद है। लेकिन मेरे मरने के बाद मैं चाहता हूँ कि सबके दिल साफ हो जाए। मेरी तरफ से मैं कोई भी पाप अपने सर पर लेकर नहीं जाना चाहता हूँ। मैंने दादाजी को सीधा सीधा सवाल कर लिया कि ये सब क्या है? आप मुझे पूरी बात समझाएं ताकि मैं सबके सवालों के जवाब दे सकूंगा। उन्होंने कि सबको यही लगता है कि मैं जो भी दुल्हन आती है उसके साथ पहली रात कुछ गलत करता हूँ, मगर ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि बहुत पहले मेरे परदादा के वक्त में जादू टोना और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। हमारे ख़ानदान में कोई औरत ब्याह कर आई थी जिस पर कोई जादूगर था। जब वह ब्याह कर आई तो उस जादूगर ने जादू के जरिए तो उसकी औलाद बांध दी थी कि कभी भी इस खानदान के औलाद नहीं हो सकता। एक बुजुर्ग ने इस जादू का तोड़ दिया था और उन्होंने कहा था कि 7 नस्लों तक आपको यह काम करना पड़ेगा, और यह काम है कि घर के ब्याह कर जो दुल्हन आएगी उस घर का जो भी बड़ा होगा वो उसके एक रात अपने पास रखेगा और कुछ भी मंत्र पढ़ेगा जो कि उस बुजुर्ग ने बताया था, और यही मंत्र किसी दूसरे आदमी को मालूम नहीं होना चाहिए। इसलिए जो भी दुल्हन होती है वो बेहोश कर दिया जाता है और मंत्र पढ़कर उसके शरीर के एक हिस्से पे काला धागा बांध दिया जाता है। यह काम 7 नस्लों तक करना पड़ता था और ये सब चलता रहा। मेरे दादाजी मुझसे पहले उसके दादाजी ये सब किया करते थे, लेकिन तुम लोग 7वीं नस्ल हो, तुम लोगों के बाद ये काम नहीं करना पड़ेगा। तुमने अपनी पत्नी पर यह काम नहीं करवाया था, इसलिए जादू का असर वहाँ पर था और तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा था। मैंने तुम्हारी पत्नी के साथ यही किया और इसलिए तुम लोगों का बच्चा यह राज कोई नहीं जानता। मैंने आज तक अपनी किसी दुल्हन को हाथ तक नहीं लगाया। वो मेरे घर की इज्जत है। मेरे मरने के बाद मेरा ये सच सबको बता देना कि सबके दिल से शक खत्म हो जाए। मैं दादाजी की बात सुनकर खामोश रह गया और मैंने दादाजी से वादा किया कि उनका राज उनके मरने के तक राज ही रहेगा। और दादाजी के मरने के बाद अगले ही दिन मैंने सबको वो राज बता दिया और जिसके दिल में जो शक थे उन सब का पर्दाफाश हो गया। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।